हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं लेक्चर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर जो है वो कर चुके हैं, वो आप देख लेना। वो लेटेस्ट एग्जाम जो हमारा हुआ था जनवरी में, 3 जनवरी को। उस एग्जाम को हमने सॉल्व किया था, डिटेल एनालिसिस के साथ किया था। ठीक है, प्लेलिस्ट में हर एक यूनिट की अलग से बना रही हूँ, तो आप उन प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, so bear with that. Now let's start with question number 1. Arrange the following theories in the correct chronological order starting from earliest to latest. अर्लीस्ट से लेटेस्ट हमें इन थ्योरीज को जो है वो अरेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास है पैटिंगटन रियल बैलेंस इफेक्ट, देन हमारे पास है रीफॉर्मुलेटेड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, देन बॉमल्स थ्योरी ऑफ मनी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच। ये सारी थ्योरीज है और हमें इसे अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ओके नाउ, तो सबसे पहले अगर हम डॉन पैटिंगटन ने जो अपना रियल बैलेंस इफेक्ट दिया था, वो कब दिया था? इन द ईयर 1956 में दिया था। ठीक है, रीफॉर्मुलेट किया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को किसने किया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। कब किया था? इन द ईयर 1950s। इन द ईयर 1950s। रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं इसे, या फिर क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी 1956 में आई थी। ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। ये 1950s से पहले ही आई थी। हाँ ठीक है, और फिर बाद में देखो इसकी ना थ्योरीज जो हैं ये सारी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अगर आप कहोगे तो मैं इसे ना एक अलग से क्लास में समझा दूंगी। ओके, और इसी थ्योरी को रीफॉर्मुलेट किया था, रीस्टेट किया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। बॉमल्स थ्योरी ऑफ मनी, बॉमल्स ने डेवलप की थी इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच। ठीक है, कब? इन द ईयर 1952। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच की अगर हम बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, क्लासिकल अप्रोच है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से ही रिलेटेड है ये भी। फिशर्स ने दिया था कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। ठीक है, फिशर्स ने दी थी, कब दी थी? इन द ईयर 1911 के आसपास। ठीक है, कैश बैलेंस अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये जो कैम्ब्रिज वर्जन है, ये कैम्ब्रिज वर्जन है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल, बाद में इसे लेटर मॉडिफाई किया, पीगू ने किया, रॉबर्टसन ने किया, केन्स ने किया। और ये कब किया? इन द ईयर, कैश बैलेंस अप्रोच इन द ईयर 1920s। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? एम मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी क्यू। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। एम डी इज इक्वल टू के पी क्यू। पी का मतलब प्राइस, ठीक है, क्यू का मतलब रियल इनकम जो है आपकी। ठीक है, और के का मतलब क्या होगा आपका? जो ये आपकी कैम्ब्रिज के लगाते थे, कैम्ब्रिज के, ये कैम्ब्रिज के है और ये प्राइस लेवल है, और क्यू है आपकी रियल इनकम। ठीक है, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये तो हम अरेंज कर ही लेंगे, और अरेंज करेंगे तो उसके हिसाब से जो हमारी सबसे अर्लीस्ट है, सबसे पुरानी है, वो कौन सी है हमारी? ऑप्शन नंबर डी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, जो फिशर्स का है। और इसका फॉर्मूला क्या है? एम वी इज इक्वल टू पी टी। ये इसका फॉर्मूला है, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि वेलोसिटी ऑफ मनी और जो ट्रांजैक्शन पर्पस है ये हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और हमारे जो मनी की डिमांड है वो चेंज होगी, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो चेंज होगी, किसकी वजह से? प्राइस लेवल की वजह से। ठीक है, अगर मनी इंक्रीज होगा तो हमारा प्राइस लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी को बाद में क्रिटिसाइज किया था केन्स ने, और कहा था कि क्या सिर्फ मनी के चेंज होने से ही प्राइस में चेंज आता है? क्या प्राइस के चेंज होने से मनी में चेंज नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो इरविंग फिशर ने ये पहली थ्योरी दी थी, जिसमें उनकी अजम्पशंस क्या थी कि मनी की वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी रहेगा, मतलब ये जो v है ये क्या रहेगा आपका? ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस आपकी क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेगी। जो आपका सिर्फ जो पैसिव फैक्टर मनी और आपकी क्या? प्राइस लेवल, ये चेंज होंगे अब आपके। और कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच में सिर्फ इन्होंने M1 मेजरमेंट की बात की थी। M1 मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हमारा सबसे M1, M2, M3, M4 करवाए हैं ना मैंने अलग से क्लास में, तो इन्होंने सिर्फ M1 की बात की थी। ओके, सो अगर हम इसको अरेंज करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पुरानी आपकी क्या है? डी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। डी के बाद आएगा आपका ई, आपकी कैश बैलेंस अप्रोच। ठीक है, ई के बाद आपका आएगा बी, रीफॉर्मुलेटेड ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देन ऑप्शन सी, बॉमल्स की थ्योरी, और फिर डॉन पैटिंगटन। डी ई बी
सी ए, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखो जो सबसे पहला अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, फिशर्स की इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एमवी इज इक्वल टू पीटी। इसके बाद फिशर्स ने इसका एक इनकम वर्जन भी दिया था और उसमें उन्होंने क्या कहा था, एमवी इज इक्वल टू पी वाई, वाई बस इनकम वर्जन दिया था इसमें। ठीक है, पी वाई का मतलब आपकी नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल और रियल जीडीपी में आपको डिफरेंस पता होगा। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस के बेसिस पे और रियल जीडीपी होती है आपकी बेस ईयर के बेसिस पे। ठीक है, और नॉमिनल करंट ईयर के बेसिस पे। ठीक है, नाउ देखो इसके साथ 2-3 फॉर्मूले हैं वो और कर लो क्योंकि मैचअप से क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने पहले क्या देखा है कि फिशर्स की इक्वेशन जो थी सबसे पुरानी जो है एम वी इज इक्वल टू पी टी। उसके बाद फिशर्स ने ही इनकम वर्जन दिया और क्या बोला, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। उसके बाद अगर हम नियो क्लासिकल, ये सब नियो क्लासिकल ये कैम्ब्रिज स्कूल वाले, नियो क्लासिकल भी हैं, कैश बैलेंस भी हम इसे कहते हैं और कैम्ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, सब कैम्ब्रिज स्कूल से ही थे। इन्होंने कैम्ब्रिज वर्जन दिया अपना क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला, मनी डिमांड इज इक्वल टू के पी क्यू। यहाँ पे ये के लगाते थे कैम्ब्रिज का, कैम्ब्रिज के। उसके बाद अगर हम मार्शल की बात करें तो मार्शल ने अपनी जो फॉर्मूला दिया था, उन्होंने क्या बोला था, एम इज इक्वल टू के पी वाई। ठीक है, एम का मतलब मनी सप्लाई जो एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होगा। के का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ रियल मनी इनकम। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि या तो वो कैश में रखें अपने पास, कैश में अपने पास, या डिमांड डिपॉजिट्स में अपने पास होल्ड करके रखें। ठीक है, पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है प्राइस लेवल आपका क्या है। ठीक है, और बाय का मतलब क्या है, एग्रीगेट लेवल ऑफ इनकम। ये फॉर्मूले जो मैं लिख रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ मार्शल के बाद जो आपका है रॉबर्टसन, उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया था, उन्होंने दिया था एम इज इक्वल टू पी के टी, जिसमें एम का मतलब क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, पी का मतलब क्या है, प्राइस लेवल, टी का मतलब क्या है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज की हैं ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए हैं वो, और के का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग क्या रखना चाहते हैं, कैश में अपने पास रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं जिसे। ठीक है, नाउ रॉबर्टसन के बाद अगर हम बात करें केन्स की, तो केन्स ने क्या फॉर्मूला दिया था, एन इज इक्वल टू पी के। ये सारे फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एन का मतलब क्या है, टोटल सप्लाई ऑफ मनी सर्कुलर में जो है। और उसके बाद अगर हम बात करें, पी का मतलब क्या है, जो आपके जनरल प्राइस लेवल है, और के का मतलब क्या है, जो कंजम्पशन यूनिट फॉर विच परचेजिंग पावर इज केप्ट, मतलब आपने कंजम्पशन के लिए कितना अपने पास कैश रख रखा है वो। नाउ केन्स के बाद है पीगू। पीगू ने क्या फॉर्मूला दिया था, P इज इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाय एम। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि इसी में ही आपको ये पूरा समझा दूं, बट अगर आप किसी को डिटेल में समझना है तो उसके लिए तो एक अलग से क्लास होगी। के आर अपॉन एम सी प्लस एच 1 माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है परचेजिंग पावर ऑफ मनी या फिर वैल्यू ऑफ मनी। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रियल इनकम। के का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रिसोर्सेज या फिर इनकम विच पीपल विश टू होल्ड इन फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर। यहाँ पे हम लीगल टेंडर हमारा कैश ही है। ठीक है, बट अलग से बोला इन्होंने लीगल टेंडर। एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ एक्चुअल यूनिट्स ऑफ लीगल टेंडर मनी, एक्चुअल यूनिट कितनी है। सी का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रियल इनकम विच पीपल विश टू होल्ड इन लीगल टेंडर, मतलब जिसमें क्वाइंस वगैरह सब आ जाएंगे। 1 माइनस सी का मतलब क्या है, बैंक नोट्स, बैंक बैलेंस। ठीक है, ये तो आपका कैश का है, और 1 माइनस सी आपका रिमेनिंग अमाउंट जो आपके बैंक में है। एच का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल लीगल टेंडर दैट बैंकर कीप अगेंस्ट द नोट्स एंड बैलेंसेस हेल्ड बाय द कस्टमर। ठीक है, मैं आपको इसकी एक फोटो भी भेज दूंगी, जो भी ये सारे फॉर्मूले हैं ना, क्योंकि ऐसे मैं बोलूंगी तो आपको इतना भी ध्यान नहीं रहेगा ना, आप लिख पाओगे, बट मैं सिर्फ आपको याद रहे और ये सारे फॉर्मूलेस क्योंकि मैचअप में आते हैं तो उसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the leakage injection approach to income determination, an increase in lump sum taxes ceteris paribus shift. Other things remaining constant होता है। ceteris paribus का मतलब हमारे टैक्सेस में इंक्रीज हुआ है, मतलब टैक्स क्या है हमारी, टैक्स इज वन ऑफ द लीकेज, टैक्स इज वन ऑफ द लीकेज। लीकेज होते हैं और इंजेक्शंस होते हैं जो हमारी इकोनॉमी में
काम करते हैं। कुछ चीजें जो हमारी इकोनॉमी में आ रही हैं, जैसे एक्सपोर्ट के थ्रू हमारी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, वो क्या है, वो आपका इंजेक्शन का काम करेगा। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है इकोनॉमी में, वो आपका इंजेक्शन का काम करेगा। जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो आपके इंजेक्शंस के काम करेंगे। लेकिन वहीं हम अगर लीकेज की बात करें, जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, हमने टैक्स पे किया, पैसा गया, सेविंग्स कर ली, पैसा गया, या इन्वेस्टमेंट करी तो पैसा इकोनॉमी में आ गया, इंजेक्शन हो गया। सेविंग करी, इकोनॉमी से पैसा हमने अपने पास रख लिया। एक्सपोर्ट किया, इकोनॉमी में पैसा आया, इंजेक्शन। बट अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इकोनॉमी से बाहर पैसा जाएगा। तो अगर टैक्स बढ़ गए तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो सेविंग लाइन है, सेविंग प्लस टैक्स की जो हमारी लाइन है, सेविंग प्लस टैक्स और ये प्लस जो इंपोर्ट है, इसकी लाइन क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर कम होता, अगर ये डिक्रीज होता तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होती, लेकिन ये इंक्रीज हो गया तो ये किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लीकेज इंजेक्शन अप्रोच किस लिए यूज की जाती है, टू डिटरमाइन द इनकम, इनकम के डिटर्मिनेशन के लिए। टोटल लीकेज हमें पता चल गया क्या होता है, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट। टोटल इंजेक्शंस हमारे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है, एक्सपेंडिचर जो है, और जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। अगर इक्विलिब्रियम में आना है तो सेविंग किसके बराबर होते हैं, वो सॉरी इंजेक्शंस किसके बराबर होते हैं, इंजेक्शंस इक्वल टू लीकेज। हम किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएंगे। अब देखो, टैक्सेस इंक्रीज हुए, टैक्सेस इंक्रीज हुए तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या हो गई, कम हो गई। कंजम्पशन उससे क्या हो गई, कम हो गई। सेविंग्स क्या हो गई, कम हो गई। इनकम कम हो गई तो आपकी सेविंग भी कम हो जाएगी। बट टैक्सेस एज अ कंपोनेंट, टैक्स एज अ कंपोनेंट क्या हुआ है, टैक्स हमारा इंक्रीज हुआ है। तो सेविंग प्लस जो टैक्स की लाइन है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, इट विल शिफ्ट टू लेफ्ट। और लेफ्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि इसने हमारे डिस्पोजेबल इनकम को, जो हम खर्च कर रहे हैं इनकम, उस इनकम को क्या कर दिया, कम कर दिया। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी रखा है, यस ये डायग्राम। मान लो टू सेक्टर इकोनॉमी है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है। अब ये कंज्यूमर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा है, बदले में ये इसकी पेमेंट कर रहे हैं। फिर कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बदले में फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट दे रहे हैं। अब इसी इकोनॉमी में जैसे टू सेक्टर है, थ्री सेक्टर है, फोर सेक्टर, हर तरीके की होती है। थ्री सेक्टर है तो गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा, फोर सेक्टर है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड हो जाएगा। बट अगर टू सेक्टर्स का एग्जांपल लें तो ये लीकेज है, ये इंजेक्शंस हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा आता है तो वो सब इंजेक्शंस होंगे, इकोनॉमी से पैसा जा रहा है वो सब क्या होंगे, लीकेजेस का काम करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, जीडीपी इज डिफाइंड एज, जीडीपी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखो, इनकम मेथड में ये फॉर्मूला यूज होगा। वैसे तो तीन मेथड होते हैं, बट यहाँ किसकी बात की गई है, इनकम मेथड की। वैसे भी ना समझ में आए तो आप देखो कि एग्रीगेट जो आपकी डोमेस्टिक इनकम है, एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं, NDPFC, ठीक है, NDPFC कहते हैं। अब हमें किस पे जाना है, जीडीपी पे जाना है। जीडीपी नहीं हमें कैलकुलेट करनी है, तो एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने क्यों माना है, यहाँ पे मार्केट प्राइस कहीं पे गिवन नहीं है, लेकिन हमने इसलिए माना है क्योंकि जो हमारी एग्रीगेट डोमेस्टिक इनकम है उसे हम क्या कहते हैं, NDPFC कहते हैं। और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स की बात हुई है, हर जगह डेप्रिसिएशन की बात हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स की बात हुई है, इसलिए हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट माना है। अगर ये फैक्टर कॉस्ट है तो ये क्या होगा, मार्केट प्राइस होगा ऑब्वियसली। अब देखो, सबसे पहले नेट से हमें कहाँ जाना है, ग्रोस पे। तो नेट से ग्रोस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। अब ये हमारी क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट से हमें किस पे जाना है, मार्केट प्राइसेस पे जाना है। तो मार्केट प्राइसेस पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा। देखो, अगर किसी को नेशनल इनकम वाला टॉपिक नहीं आता है तो वो मुझे बता देना, मैं इतना एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने 11th और 12th में नेशनल इनकम वाला किया होगा और ये पता होगा जनरली सबको। तो इसके हिसाब से ऑप्शन 1 क्या है हमारा, सही है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाज क्वाइंड बाय, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है वो किसने दिया था। देखो, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है वो डुजनबेरी ने दिया था। कब दिया था, इन द ईयर 1949। अब यहाँ पे अलग अलग कंजम्पशन हाइपोथेसिस हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी हमें करनी है। तो एक बार मैं आपको इसकी क्रोनोलॉजी भी बता देती हूँ, और मैंने बता भी रखी है शायद, ठीक है। सबसे पहले इरविंग फिशर का आता है
इरविंग फिशर 1930 इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ कंजम्पशन इन 2 पीरियड मॉडल। उसके बाद आती है आपकी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, जो किसने दी थी? केन्स ने दी थी इन द ईयर 1936। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के बाद आपका आता है कुजनेट्स का पजल। सैमन कुजनेट्स ने दिया था कब? इन द ईयर 1946। कुजनेट्स के बाद है आपकी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जो किसने दी है? डूसेनबेरी ने दी है कब? इन द ईयर 1949। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के बाद है आपकी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो किसने दी है? मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है कब? इन द ईयर 1957। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के बाद है आपकी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो एंडो एंड मोदगिलानी ने दी है। क्वेश्चन आ चुका है, ये सब मैचअप में आ चुके हैं। एंडो एंड मोदगिलानी ये कब दिया था? इन द ईयर 1963। और सबसे लास्ट में आपकी है रैंडम वॉक हाइपोथेसिस। रैंडम वॉक हाइपोथेसिस जो कब आई थी? इन द ईयर 1978। अगर ये क्रोनोलॉजिकल में आ जाता है तो ये ध्यान रखना। अब सबसे पहले डूसेनबेरी की बात करें तो डूसेनबेरी ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस दिया। अपनी बुक, इनकी बुक थी इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। इन्होंने बोला जो कंजम्पशन फंक्शन है आपका, कंजम्पशन फंक्शन आपका लॉन्ग रन है और प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लॉन्ग रन है और क्या है? प्रोपोर्शनल है आपका कंजम्पशन फंक्शन। और डूसेनबेरी ये आर्ग्यू करते थे कि जो आपका यूटिलिटी इंडेक्स है, किसी भी पर्सन की जो यूटिलिटी मिल रही है उसे कंज्यूम करने से, वो डिपेंड करती है ऑन द रेशियो ऑफ हिज और हर कंजम्पशन, कि वो अपनी खुद की उसकी कितनी कंजम्पशन है, टू द वेटेड एवरेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अदर्स, कि दूसरों की क्या कंजम्पशन है। रिलेटिव का मतलब ही क्या है कि हमें रिलेट करना है किसी दूसरे की कंजम्पशन के साथ। तो इसका सिंपल सा मतलब अगर हम कहें तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो पर्सन की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, किसी भी इंडिविजुअल की जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो क्या है? एपीसी। वो फंक्शन है किसका? रिलेटिव इनकम का। ठीक है, ना कि एपीसी फंक्शन है आपकी खुद की इनकम का। जैसे मान लो लिख दिया मैंने माई इनकम, मेरी इनकम से एपीसी डिफाइन नहीं होगा कि मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ अपनी इनकम का पार्ट। मेरी कंजम्पशन डिपेंड करेगी कि रिलेटिव दूसरे इंसान की क्या इनकम है, दूसरे इंसान की क्या कंजम्पशन पैटर्न है उसके ऊपर। क्योंकि हम दूसरों को देख के क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। कंज्यूमर अपनी इनकम और अपना खर्चा किसके बिहाफ पे क्या सोच के करता है कि मेरे नेबर, मेरे साथ वाले लोग कितना खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो है वी हैव टू कीप अप द स्टैंडर्ड, हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। अगर मेरे पड़ोस में किसी ने मान लो एक बढ़िया सी कार ले ली, तो मेरे को भी दिखाना है अपने पड़ोस में कि भाई मेरे पास भी इतनी अच्छी कार है, बस दिखाने के लिए जो करते हैं। तो यू हैव टू कीप अप विद द जोनेसिस, आपको अपने आसपास के लोगों के साथ जो है वो मिलके रहना है। इसी को बोला गया है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। इसी चीज को बोला गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि आप जो कंजम्पशन कर रहे हो, आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है, वो आपकी इनकम से डिसाइड नहीं हो रहा, वो रिलेटिव दूसरे इंसान की रिलेटेड इनकम से डिसाइड हो रहा है, दूसरे आपके नेबरहुड की इनकम से डिसाइड हो रहा है कि वो कितना खर्चा कर रहा है। अब डूसेनबेरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने दो हाइपोथेसिस दी। एक तो पहली रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो हमने पढ़ी, और दूसरी है पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस। पास्ट पीक इनकम हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि आप जो रिलेटिव इनकम थी, आप जो पहले खर्चा कर रहे थे, वो खर्चा आप आज भी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को जो है वो क्या करना है? मेंटेन करना है। इसलिए बोला गया कि आपकी कंजम्पशन जो है वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्स नहीं हो सकती। एक बार अगर मैं महीने के लाख रुपए खर्च करना मैंने स्टार्ट कर दिया, तो चाहे मैं 10,000 रुपए कमा रही हूँ, बट मुझे आदत पड़ जाएगी कि मुझे लाख रुपए ही महीने के क्या करने हैं? खर्च करने हैं। आपका कंजम्पशन पैटर्न क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, ये डूसेनबेरी की बात थी। अब उसके बाद अगर हम देखें गैल्ब्रिथ की, तो जेके गैल्ब्रिथ जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो दिया था वो वेलफेयर से रिलेटेड दिया था। ठीक है, और जॉन रॉबिन्सन की बात करें तो इसकी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई रखी है। इम्परफेक्ट कंपटीशन, इन्होंने क्या बोला था कि एक मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को ही नहीं लेके रखता, उसमें परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली ही नहीं होता, उसमें इम्परफेक्ट कंपटीशन भी होता है। जेएम केन्स हम सबको पता है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी।
1936 में दी थी, जिसमें इन्होंने इफेक्टिव डिमांड की बात की, बोला कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना रिसेशन के टाइम पे। जब रिसेशन आ गया था तो क्लासिकल की थ्योरी सारी बंद हो गई थी, उनकी थ्योरी की काम नहीं करी। तो केन्स ने बोला कि रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, yes, the dash effect implies that nominal interest rate tends to be high when inflation is high and low when inflation is low. कौन सा इफेक्ट है जो ये बताता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हाई होगा जब आपका इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लो होगा जब आपका इन्फ्लेशन क्या होगा, वो भी लो होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आई का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इसका सम है। तो ये क्या है, पॉजिटिवली रिलेटेड। अगर आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, आपका इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम है, आपका इन्फ्लेशन भी क्या है, कम है। और ये पर्टिकुलर इफेक्ट किसने दिया था, फिशर्स ने दिया था। ये फिशर्स इफेक्ट है। फिशर्स के अकॉर्डिंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट राइज करता है कब, जब आपका इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, और अदरवाइज आपके इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, फॉल होंगे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। हमें सही जो होंगे उस पर टिक लगाना है। देखो, सबसे पहले क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटर मॉडल इन्वेस्टमेंट डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन जीएनपी। इन्वेस्टमेंट डिमांड किसके प्रोपोर्शन में होगी, आपका जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट चेंज हुआ है उसी के हिसाब से आपकी जो है क्या इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज होगी। उसके बाद रियल इंटरेस्ट रेट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन। अभी हमने ये देखा है कि ये फॉर्मूला आपका क्या है, गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने ये फॉर्मूला किया है, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया है, ये फॉर्मूला किया है ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है। तो ये तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, जबकि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल प्लस इन्फ्लेशन होता है। नाउ हायर द रियल इंटरेस्ट रेट हायर इज द रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना ज्यादा आपका रियल इंटरेस्ट रेट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी कैपिटल की कॉस्ट होगी। अब महंगा मुझे जितना इंटरेस्ट रेट जितने महंगे इंटरेस्ट रेट पे मुझे पैसा मिलेगा उतनी ही महंगी मेरी क्या होगी, कैपिटल होगी, उसकी कॉस्ट भी तो उतनी ही महंगी होगी। मैं 10 लाख रुपए का लोन ले रही हूँ और उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो इतना एक्सपेंसिव होगा ना ये, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना एक्सपेंसिव होगा। ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, नहीं, इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ फ्लो कंसेप्ट। देखो वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लो कंसेप्ट ही होता है, वन ऑफ द फ्लो वेरिएबल है ये, लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो देखो सी हमारा सही है बिल्कुल, डी भी हमारा, डी हमारा गलत हो गया, ई हमारा सही है, सी और ई देखो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसे चूज कर ही नहीं सकते। अब फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटर मॉडल, तो एक्सेलरेटर मॉडल के अकॉर्डिंग फर्म जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है कब, जब उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाए, मतलब जीएनपी उसका इंक्रीज हो जाए। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन ए भी हमारा क्या है, सही है। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा ना, मल्टीप्लायर तो पढ़ा होगा 12th क्लास में, और मल्टीप्लायर के बाद ही क्या आया है, आपका एक्सेलरेटर आया है। और मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर को कंबाइन कर दे तो दोनों को कंबाइन करने से हमारा क्या आता है, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर मॉडल को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा आएगा सुपर मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका कि अगर हम मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर मॉडल को अगर हम कंबाइन करें तो उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, आपका बनता है सुपर मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, देखो सबसे पहले एक्सेलरेटर मॉडल जे.एम. क्लार्क ने दिया था, कब दिया था, 1917 में, और उसके बाद इसे हिग्स एंड सैमुअल्सन ने, हैरोल्ड ने विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस साइकिल्स इसे आगे डेवलप किया था। अब इन्होंने क्या बोला, जैसे मान लो जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हुई उसके हिसाब से, या फिर हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी और हम क्या करेंगे, अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल गुड्स की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस डिमांड को पूरी करने के लिए मशीनें भी लानी पड़ेगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। और इस केस में हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन इनकम और ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन। हमारे इनकम और कंजम्पशन में चेंज होने के कारण हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। और अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है किसी रीजन से,
तो वो क्या है आपकी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि सामने वाले प्रोड्यूसर को ये लालच मिल रहा है ना कि भाई मुझे मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, और तभी तो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो ये यही है एसिलरेटर मॉडल। अब इसमें दो वर्जन दिए, एक तो हिक्स ने अपना वर्जन दिया और एक क्लार्क ने अपना वर्जन दिया। दोनों ने अपने अपने वर्जन दिए। हिक्स ने क्या बोला, जो एसिलरेटर है वो किसके इक्वल है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। जबकि जो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट था वो क्या कहता था, K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो एसिलेटर है वो जस्ट इसके अपोजिट है। क्लार्क का वर्जन क्या कहता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। क्लार्क ने बस कंजम्पशन, हालांकि बात तो दोनों की है ना कि इनकम के चेंज होने से या कंजम्पशन के चेंज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है। तो हिक्स ने इनकम का वर्जन दिया है और क्लार्क ने किसका दिया है, कंजम्पशन का वर्जन दिया है। उसके बाद सैमुअलसन ने क्या किया, सैमुअलसन ने इन दोनों को रिकंसाइल कर लिया, अल्फा और बीटा को मान लो, इसने रिकंसाइल किया और बोला कि दोनों की दोनों क्या है, सेम है। बट इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है सैमुअलसन वाला। मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ाती हूँ ना, मुझे इतना ध्यान आ जाता है कि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें मिल जाए। देखो सैमुअलसन ने रिकंसाइल किया किसको, अल्फा को और बीटा को रिकंसाइल कर लिया, मिला लिया, और उसने अपनी अजम्पशंस दी कुछ, और ये अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या अजम्पशन है, सबसे पहले कि आपका जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, रिसोर्सेज आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, नो एक्सेस कैपेसिटी, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। ठीक है, इलास्टिक सप्लाई है किसकी, क्रेडिट की और कैपिटल की, उधार आपको आसानी से मिल रहा है। नो लैग इन चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब टाइम नहीं लग रहा है, जैसे ही आउटपुट में चेंज आया वैसे ही इन्वेस्टमेंट में चेंज आ गया। अब इसकी अजम्पशंस आती हैं तो ध्यान रखेंगे। सैमुअलसन को क्रिटिसाइज किया कैल्डोर ने कि कैपिटल आउटपुट रेशो क्या कभी कांस्टेंट रहता है, नहीं रहता ना। तो सैमुअलसन को क्रिटिसाइज कर दिया किसने, कैल्डोर ने क्रिटिसाइज किया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर हम मल्टीप्लायर और एसिलेटर को कंबाइन कर दें तो क्या बनता है, सुपर मल्टीप्लायर बनता है। क्वेश्चन ये आ चुका है, बस इतना ही आया था कि मल्टीप्लायर और एसिलेटर को कंबाइन करने से क्या बनता है, वो बनता है सुपर मल्टीप्लायर। ओके, हिक्स ने इसे कंबाइन किया मल्टीप्लायर और एसिलरेटर मॉडल को, लेकिन अगर आगे आ जाए तो हम क्या रखेंगे, MPC प्लस MPI, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, इन दोनों को क्या किया, कंबाइन किया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इनकम। मतलब हमने किसे ऐड किया है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन को और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है, हमारा सुपर मल्टीप्लायर बन जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/1 माइनस सी माइनस वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी का मतलब क्या है, MPC जो ये फॉर्मूला है, और V का मतलब क्या है, MPI जिसका है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आया है, स्टार मार्क कर लेंगे इसे, ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे। अब सुपर मल्टीप्लायर में क्या कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऑटोनोमस पार्ट नहीं है, जबकि डिराइव डिमांड का पार्ट है, कि मान ली जैसे ही डिमांड बढ़ती है हमारा आउटपुट उसी के हिसाब से डिटरमाइन होगा और उसी के हिसाब से फर्दर क्या होगी, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन। नाउ इसके हिसाब से फिर हमारा ऑप्शन ए और सी ही क्या होंगे, सही होंगे। ऑप्शन थर्ड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये इतनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है नहीं, बट ये जो आप मैंने बताया ना ये आप नोट कर लेना। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी वेज थ्योरी। 10 बार आ चुका होगा ये क्वेश्चन, इस बार भी आया था, किसने दिया है, येलन एंड स्लिट्स ने, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी टैग किया था। एफिशिएंसी वेज थ्योरी सबसे पहले डेवलप करने वाले जॉर्ज एकरलफ, येलन, स्टिल्ट्स, ये सब हैं। तो जॉर्ज एकरलफ का भी नाम आ जाए ना, अगर मान लो ये ना आए और जॉर्ज एकरलफ का नाम आ जाए तो वो भी आपका सही आंसर होगा। जिन्होंने क्या बोला कि जो एम्प्लॉयर्स हैं अगर वो मार्केट वेज से ज्यादा पे करें, अगर आपके जो एम्प्लॉयर हैं, मालिक हैं जो आपके, वो आपको मार्केट में जो वेज चल रहा है, मान लो मार्केट में 400 रुपये वेट चल रहा है, दिहाड़ी चल रही है, और ये आपको 600 रुपये देने लग जाए, तो इससे वर्कर की क्या बढ़ती है,
वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मुझे लगता है यार मुझे सारी जगह से ज्यादा पैसा मिल रहा है, मैं और मेहनत से काम करूं, है ना। और इससे वर्कर की पॉवर्टी बढ़ेगी, लेकिन इससे आपका जो टर्नओवर होगा, जो इस कंपनी का टर्नओवर होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन आपका जो मोराल है जो आपका, जो वर्कर्स का मोराल है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट। अच्छा, जेंट इम्बर्जन हमने किया ही है, इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड है। एल्फ्रेड मार्शल, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, प्राइस थ्योरी। वल्फ्रेड पैरेटो ने पैरेटो एफिशिएंसी और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी दी थी, वेज थ्योरी से रिलेटेड है ही नहीं तीनों में से कोई भी। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करवा दिया था, वहां पे देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एडब्ल्यू फिलिप्स, जेएम केन्स, एडम स्मिथ, जॉन मथ, रॉबर्ट सोलो। सबसे पुराने हमारे एडम स्मिथ है, सारी दुनिया को पता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इनके ईयर देख लेते हैं। तो एडम स्मिथ हमें पता है 1776, अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसके बाद अगर हम एडब्ल्यू फिलिप्स की बात करें, यहाँ से फिलिप्स कर्व 1958। फिलिप्स कर्व का मैंने आपको एक शॉर्ट नोट टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। जेएम केन्स, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936। ये ईयर तो अब याद हो जाने चाहिए, रट जाने चाहिए, नींद में भी कोई पूछे तो पता हो। एडम स्मिथ, केन्स। जॉन एफ मुथ, रेशनल एक्सपेक्टेशन अप्रोच इन्होंने दी थी, कब दी थी, इन द ईयर 1961। सोलो ने अपना मॉडल कब दिया था, 1956। ये तो मैंने ग्रोथ मॉडल जब कराए थे तब करवाया था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लेशन कन्फर्स नो बेनिफिट ऑन सोसाइटी। ये वाला क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी माइक्रो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। हालांकि मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि कहीं आपको लगे कि ये क्वेश्चन छोड़ दिए, क्वेश्चंस ऑलरेडी माइक्रो में मैंने कवर करवा दिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरम्स एंड देयर सब्जेक्ट्स आर करेक्टली मैच। किस पर्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी वो और कौन सी सही है वो हमें मैच करनी है। तो सबसे पहले अगर हम देखें मोदी गिलानी, अभी हमने देखा है कि इन्होंने मिलर्स थ्योरम नहीं दी, मिलर्स थ्योरम इन्होंने नहीं दी थी। प्राइस ऑफ गुड्स एंड रियल रिटर्न टू फैक्टर, बिल्कुल गलत है। कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म्स वैल्यूएशन पे दिया था मोदी गिलानी ने, कैपिटल के स्ट्रक्चर पे और फर्म्स की वैल्यूएशन पे दिया था, ना कि प्राइस पे दिया था, ऑप्शन गलत। डॉर्फमैन की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टीनर थ्योरम दी थी एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंडिचर पे, बिल्कुल सही है। एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम की बात करें तो ये भी सही है, सोशल चॉइस थ्योरी इन्होंने दी थी, स्पेसिफिकली वोटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, बिल्कुल सही बात है। स्टॉपलर एमल्सन की जो थ्योरी है, रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन आउटपुट एंड फैक्टर रिटर्न, ठीक है, ट्रेड थ्योरी, बिल्कुल सही बात है। सैमल्सन की फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। फिशर्स की सेपरेशन थ्योरम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिवेशन, ये भी बिल्कुल सही है, जिसमें इन्होंने क्या बोला था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेपरेट है आपकी कंजम्पशन पैटर्न से, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारे सी, डी और ई सारे सही होंगे, बी, सी, डी, ई, लेकिन ऐसा तो हमें है ही नहीं ऑप्शन, हाँ बस बी, सी और ई तो है, तो यही टिक करेंगे हम, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ए नहीं आएगा, उसके अलावा बी, डी और ई ये भी सही हो जाएगा, फिर इसके हिसाब से ए वाला नहीं आएगा। तो जो करेक्ट माना गया था वो यही आपका क्वेश्चन माना गया था और यही ऑप्शन माना गया था, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, मैचअप का क्वेश्चन है, हमें मैच करना है किसने कौन सी थ्योरी दी है। तो सबसे पहले अगर हम बैंक रन की बात करें तो बैंक रन ये किसने दिया है, पी डायमंड ने दिया, पीटर डायमंड है जिन्होंने किस पे बात की थी, फाइनेंशियल फ्रिक्शंस पे बात की थी, बैंक रन और फाइनेंशियल फ्रिक्शंस पे। क्यू रेशो टॉबिन ने दिया था, टॉबिन का क्यू रेशो है जेम्स टॉबिन। माइक्रो फाइनेंस हमें ये बताया यूनिस ने दिया था। तो जेन्युइन सेविंग किस क्या बचा, पियर्स। तो इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे, 3, 4, 2 और 1 सही है। ए का क्या होगा 3, बी का क्या होगा 4, सी का क्या होगा 1 और डी का क्या होगा 2, ये सही होगा आंसर 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, यस ऑप्शन 2 हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ओके नाउ यस, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है।
इफ़ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आज ज़्यादा क्लास लेने की हिम्मत नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बट कोई भी डाउट हो आप लोग मैसेज कर देना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।